हर साल 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर बजट को पास करते हैं। उस बजट में लिखा होता है सरकार हमारा पैसा किस जगह पे खर्च कर रही है और उस पैसे से कितना कमा रहा है। आपका पैसा नेता लोग कहाँ उड़ाते हैं? भारत में इतने अमीर लोग भी है और गरीब लोग भी है। अमीर लोग अमीर क्यों होते जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब क्यों होते जा रहे हैं? क्या आप सभी के दिमाग में ऐसा सवाल आया है कभी? अगर आया है तो ये सारे सवालों का जवाब आप एक डॉक्यूमेंट में पढ़ सकते हैं, जिस डॉक्यूमेंट का नाम है भारत का बजट। व्हाट इज बजट? जय हिंद दोस्तों। फर्क इतना है कि इस बार का बजट इंटरिम बजट है। इंटरिम बजट इसलिए लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है और जब जब इलेक्शन होने वाला होता है लोकसभा का, तब तब इंटरिम बजट ही पेश होता है। I present the interim budget for 24-25. फुल बजट जुलाई में पेश किया जाएगा। इंटरिम बजट है, इसका मतलब ये है नहीं कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसी से हमें पता चलेगा कि हमारी गवर्नमेंट इन पैसों को कहाँ पे खर्च कर रही है। इसी से हमें सरकार की स्ट्रेटेजी एंड डायरेक्शन का पता चलता है। आइए अब हम जानते हैं क्या कुछ नया है। पिछले साल की तरह इस साल भी गवर्नमेंट का मेन फोकस है कैपिटल एक्सपेंडिचर पर। जो पैसा सरकार खर्च कर रही है लॉन्ग टर्म एसेट्स में, रोड में, रेलवेज में, पोर्ट्स में, प्रोजेक्ट्स में। पिछले साल 10 लाख करोड़ अलॉट किया गया था इन्हें, जो कि गवर्नमेंट पूरा खर्च नहीं किया था, जिसमें से 9.5 लाख करोड़ ही खर्च हुआ था, बाकी के पैसे बच गए थे। लेकिन इस साल इसे बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपए अलॉट किया गया है और गवर्नमेंट का कहना है ऐसे प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्ट करने से हमें इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलती है और एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होती है, लोगों को भारी मात्रा में जॉब प्रोवाइड किया जाता है। फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है यह 4 साल में कैपिटल एक्सपेंडिचर 3 गुना बढ़ गया है। रेलवे के लिए 2.55 लाख करोड़ अलॉट किया गया है और 3 कॉरिडोर बनाने का भी घोषणा किया गया है। एनर्जी, मिनरल एंड सीमेंट कॉरिडोर, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर, हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर। फाइनेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि 40,000 से ज्यादा रेल बोगियों को वंदे भारत में कन्वर्ट किया जाएगा। 40,000 normal rail bogies will be converted to Vande Bharat standards. ये खबर बहुत अच्छी है, लेकिन उम्मीद है कि सेफ्टी पे भी ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि पिछले साल कई रेल घटना हमारे सामने आया था। 29 अक्टूबर 2023 को आंध्र प्रदेश ट्रेन कोलिजन हमारे सामने आया था। 11 अक्टूबर 2023 को बिहार ट्रेन डिरेलमेंट हुआ था। 2 जून 2023 को ओडिशा ट्रेन कोलिजन हुआ था और इस घटना में 300 से ज्यादा लोग मारे गए। ओडिशा के बालासोर जिले में भीषण रेल हादसे ने लोगों के होश उड़ा दिए। इस हादसे में अब तक 288 लोगों की जान जा चुकी है। माना जा रहा है कि आंकड़ा 500 तक जा सकता है। जिस देश में वंदे भारत का सपना देखा जा रहा है, उस देश में इतना बड़ा घटना हुआ था। ऑयल सीड्स फर्टिलाइजर जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, इसको हमें अब कम करना होगा और यह हमें 5 साल के अंदर अंदर करना होगा। एग्रीकल्चर की बात करें तो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया ऑयल सीड्स अभियान और इसमें नैनो डीएपी जैसे फर्टिलाइजर पे बहुत ही भरोसा जताया है और इसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और इसको कम करके 60% से 30% पे हमें लाना होगा। फर्टिलाइजर के सब्सिडी दिया जाता है, उसमें कट किया गया है 1.64 ट्रिलियन डॉलर से कट करके 19.8 बिलियन डॉलर पर लेके आया गया है। फूड सब्सिडी भी कट किया गया है। पिछले साल 2.12 लाख करोड़ था और वही कट करके इस बार 2.5 लाख करोड़ कर दिया गया है। एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में भी बहुत बुरा हाल है, उसमें भी बहुत ज्यादा बजट काटा गया है। जो पिछले साल 1,16,000 करोड़ खर्च करना था, उतना खर्च गवर्नमेंट नहीं किया था। इस बार एजुकेशन सेक्टर में बजट थोड़ा सा इंक्रीज किया गया है, जो कि पिछले साल 1.16 लाख करोड़ था, उसको बढ़ाकर
1.25 लाख करोड़ कर दिया गया है। एजुकेशन सेक्टर में कई जगह बजट काटा गया है। यूजीसी में 60% से काटा गया है। डेटा के हिसाब से 6,409 करोड़ इन 2023-24 इस साल कट करके सिर्फ 25,000 करोड़ इन 2024-25 में दिया गया है। आईआईटी और आईएम को देने वाला बजट भी काटा गया है। आईएम को 331 करोड़ के बदले 212.21 करोड़ ही दिया गया है और आईआईटी में 10,384.21 करोड़ अलॉट किया जाता था हर साल, पर इस साल 10,324.50 करोड़ ही एलोकेट किया गया है। इस हाल में कैसे स्टूडेंट्स पढ़ेंगे? मोदी जी बोले थे हर घर शिक्षा पहुंचेगा। नहीं जी, इस तरीके से तो शिक्षा का मिसाल चलेगा भैया। एजुकेशन सेक्टर में बजट सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही बढ़ा है, वहां पे ज्यादा पैसा खर्च किया। पिछले साल 12,000 करोड़ खर्च किया गया था, जबकि इस बार 472 करोड़ एलोकेट किया जा चुका है। हेल्थ केयर बजट में सरकार ने कितना पैसा खर्च किया है? इस साल 89,000 करोड़ एलोकेट किया गया था, पर इस साल थोड़ा सा इंक्रीज किया गया है। 89,000 करोड़ के जगह पे 90,000 करोड़ एलोकेट किया गया है। यहाँ पर सरकार ने दो बातें कहा है, आयुष्मान भारत को एक्सपेंड किया जाएगा और दूसरा सर्विकल कैंसर के वैक्सीन पर भी अच्छा खासा पैसा लगाया जाएगा। अब हम आते हैं हाउसिंग पर। यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है और इस योजना में ये बोला गया है कि हर किसी को अपना घर मिलेगा। इसकी एलोकेशन बढ़ाई गई है पिछले साल 29,590 करोड़ और इस साल बढ़ाकर 87 करोड़। इसी योजना में मिडिल क्लास लोगों के लिए एक सुविधा दिया गया है। जो लोग स्लम्स में रहते हैं या जो लोग रेंटेड हाउस में रहते हैं, उनको अपना घर बनाने और खरीदने का मौका दिया जाएगा। ओवरऑल इकोनॉमी की बात करें तो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट 2024-25 में 7.3% रहेगा। दो तरह के जीडीपी होते हैं, पहला नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी परसेंट मार्केट प्राइस के हिसाब से इकोनॉमी का साइज बताते हैं। रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन को भी ऐड किया जाता है। अब आते हैं बजट के दूसरे चैप्टर पे। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है सरकार के एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू में डिफरेंस। इसका मतलब यह है कि सरकार जो पैसा कमा रही है, जो पैसा खर्च कर रही है, उसके बीच का डिफरेंस। यहाँ पे डेफिसिट का मतलब यह है कि सरकार जितना पैसा कमा रही है, इससे ज्यादा पैसा सरकार खर्च कर रही है। इस साल इंडिया का फिस्कल डेफिसिट रखा गया है 17.86 लाख करोड़ का। सरकार जितना पैसा कमाती है उसका 1/3 पैसा इंटरेस्ट सर्विसिंग में ही चला जाता है। इंटरेस्ट सर्विसिंग है क्या? इंटरेस्ट सर्विसिंग वो है जो सरकार किसी से कर्ज लिया है उसका पैसा चुकाना, या वो कर्ज देश के अंदर से लिया हो या देश के बाहर से लिया हो। टोटल सरकार इस साल 11.9 लाख करोड़ इंटरेस्ट सर्विसिंग पर खर्च करेगी। ये नंबर पिछले साल के नंबर से 1.35 लाख करोड़ ज्यादा है। इस बजट में आम पब्लिक के लिए कुछ भी नहीं है। आम पब्लिक के लिए टैक्सेस वैसे के वैसे ही हैं और हमें यहाँ पे ये जानना है कि सरकार किस टैक्स के पैसे से कितना पैसा बनाती है। 19% इनकम टैक्स का पैसा आएगा, 18% जीएसटी का पैसा आएगा, 17% कॉर्पोरेट टैक्स का पैसा आएगा। और यहाँ पे देखा जाए तो जीएसटी और इनकम टैक्स से पैसा ज्यादा कमाती है सरकार कंपेयर टू कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स लास्ट में योगदान। अभी भी सरकार का पैसा कमाने का सबसे बड़ा जरिया है बोरोइंग, जो 28% है। बोरोइंग का मतलब यह है कि हम किसी से कर्ज लिए, या हम किसी देश से लिए या अपने देश से लिए। फाइनेंस मिनिस्टर ने तो वादा किया है कि
भारत को डेवलप्ड कंट्री बनाएंगे 2047 तक, और इसके लिए एक टैगलाइन भी दिया गया है, जिस टैगलाइन का नाम है विकसित भारत। और साथ ही में बोला गया है भारत को 2030 तक $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। Now, and India can aspire to become a 7 trillion. This is $7 trillion US economy by 2030. As per अब आप लोग इन सब बातों को सुन के इस पे ट्रस्ट करेंगे? ये सब बातें अच्छी लगती है, पर अगर आप पिछला डाटा देखते हैं 2019 में नीति आयोग के दौरान नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 2024 में हमारे देश का जीडीपी $25 ट्रिलियन होगी। क्या आज तक हो पाया है? 2024 आ चुका है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन पाई है। इस टाइम पे बोला जा रहा है 2030 तक भारत को $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। इन लोगों को पता है, नरेंद्र मोदी जी ये बोल रहे थे 2024 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं बन पाई है, तो इसको 2026-27 में हम पूरा कर लेंगे। अगर ऐसा बोलते तो पब्लिक को याद आ जाता, इन भैया जी ने तो 2019 में ही ये बात बोले थे, इसीलिए ये समझे थोड़ा सा जुमलेबाजी कर लेते हैं, इसीलिए इस चीज को बढ़ा दिए हैं। 2022 में भारत को इंडिपेंडेंट हुए 75 साल हो चुके थे, और उसी महोत्सव पे नरेंद्र मोदी जी ने कहा था भारत के हर लोगों को, हर नागरिक को अपना घर मिलेगा। हमने वादा किया है 2022 तक हिंदुस्तान के हर परिवार को अपना घर होगा। क्या ये वादा पूरा हुआ? मुझे तो ऐसा लगता है कि दो लोग कभी अपना वादा पूरा नहीं कर सकते। एक है नेता, दूसरी है लड़की। इन दोनों का वादे का कोई पता नहीं होता। साथ में ही बोला गया था फार्मर के इनकम को डबल करा जाएगा और बुलेट ट्रेन चलाया जाएगा। और मैं आपको बता दूं तो ये डेडलाइन 2 साल से पेंडिंग चल रही है। जब एक्चुअल में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत बन जाएगा, नो डाउट कभी ना कभी बनेगा, क्योंकि भारत की जीडीपी बढ़ रही है, तब देखना इस चीज को कैसे एक न्यू अचीवमेंट के तौर पे दिखाया जाएगा। उस वक्त ये लोग ये भी भूल जाएंगे कि इस चीज का डेडलाइन 2024 ही था। फाइनेंस मिनिस्टर 4 चीजों पे फोकस किए हैं, और वुमेन, फार्मर और यूथ। उन्होंने बोला है ये लोग बढ़ेंगे तो हमारा देश बढ़ेगा। आज इंडिया का रैंक हंगर इंडेक्स में 111 के 125 देश में से। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 45% पर है, एज ग्रुप 20-24 ईयर्स। वुमेन वर्कफोर्स इंडिया में कम होते जा रहा है, सालों साल नीचे गिरते जा रहा है। 2005 में 32% था, पर 2021 में गिरकर 19%। गरीब लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं, और अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं। तो ये भी डाटा नहीं है कि फार्मर प्रोटेस्ट में कितने फार्मर की मृत्यु हुई थी, और उनको तो ये भी डाटा नहीं है कि कोविड-19 में क्या हाल हुआ था और कितने लोगों की मृत्यु हुई। इन्हीं सब मुद्दे को देखते हुए अपोजिट पार्टी वालों ने इनका मजाक उड़ाना शुरू किया। NDA का मतलब नो डाटा अवेलेबल। अगर कोई डाटा है तो हमें ये समझ नहीं आता है कि हम किसके डाटा पे भरोसा करें। हमारे फाइनेंस 25 crore people to get freedom from multi-dimensional poverty. मिनिस्टर बोलते हैं मोदी सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से मुक्ति दिलाई है। अमित शाह बोलते हैं 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा वो परिवारों का आज सरकार उठाती है। मोदी सरकार ने 60 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर किया है, और हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि हम 25 करोड़ वाले पे भरोसा करें या हम 60 करोड़ वाले पे भरोसा करें।